Hello everyone, my name is Deepa Mehta and welcome back to the channel Kosher Learning. Students, today we are going to learn part 2 for chapter number 1, that is introduction for class 12th. Acha, in part 1 we studied two main concepts, that is the definition of macroeconomics and difference between macroeconomics and microeconomics. ये दो टॉपिक हमने किस में कवर करे थे? पार्ट 1 में. पार्ट 2 में हमें क्या कवर करना है? पार्ट 2 में हमें कवर करना है स्कोप के बारे में एंड सिग्निफिकेंस के बारे में. किस चीज के? मैक्रो इकोनॉमिक्स के. मतलब एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम पूरे दो चैप्टर अपने एक चैप्टर को दो पार्ट में कवर करने वाले हैं. जिसमें पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया डेफिनेशन एंड डिफरेंसेस के बारे में, पार्ट 2 में पढ़ना है स्कोप एंड सिग्निफिकेंस के बारे में. बस इतना से ये चैप्टर है. ठीक है, पार्ट 1 का एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि पार्ट 1 में हमने समझा क्या था. पार्ट 1 में हमने सबसे पहले समझा था डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो क्या बोलती है, जो ये बोलती है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की एक ऐसी ब्रांच है. ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो कि क्या करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को या फिर इकोनॉमिक इश्यूज को स्टडी करते हैं. कैसे लेवल पे? इकोनॉमी एट लार्ज के लेवल पे. ठीक है, मतलब बहुत बड़े लेवल पे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किस चीज को, जो भी हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जो भी हमारे इकोनॉमिक इश्यूज है उनको. इकोनॉमिक प्रॉब्लम में इकोनॉमिक इश्यूज होते कैसे हैं? जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, ये हमारा क्या है, इकोनॉमिक इशू है. इसके अलावा हमारा थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी हमारा एक इकोनॉमिक इशू है. मनी हमारा एक क्या है, इकोनॉमिक इश्यूज है. तो इस तरीके से बहुत सारे जो मुद्दे हैं जो कि हमारे क्या है, नेशनल लेवल पर टैकल करे जाते हैं, उन सबको स्टडी करा जाता है किसके अंदर? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर. ठीक है, आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी कि हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स से कैसे अलग है. फिर हमने सेकंड टॉपिक क्या पढ़ा था? डिफरेंसेस के बारे में. ठीक है, डिफरेंस किसके बीच में पढ़ना था हमें? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है. ठीक है, जब हमने इसके डिफरेंस को समझा था तो हमने एक निमोनिक के थ्रू से याद करा था. निमोनिक कहता है बीसी डैम के नाम से. ठीक है, जहां पे बी और सी हमारा एक एक बार यूज होना है, जबकि डैम जो है हमारा DEM वो 2 बार यूज हुआ था. ठीक है, एक बार छोटा सा रिकैप ले लेते हैं फटाफट. जहां पे बीसी का मतलब क्या था? बेसिस ऑफ स्टडी एंड सेंट्रल इश्यूज. ठीक है, उसके बाद हमने डैम में क्या पढ़ा था? इकोनॉमिक वेरिएबल, इकोनॉमिक एजेंट, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशंस, मेथड ऑफ स्टडी एंड माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स. ये सब का सब हमने क्या पढ़ा था? इसके डिफरेंसेस के अंदर पढ़ा था. ये तो हमारा हुआ चैप्टर नंबर पार्ट नंबर 1 का रिकैप. अब पार्ट 2 में हमें क्या पढ़ना है? पार्ट 2 में हमें पढ़ना है स्कोप के बारे में, सिग्निफिकेंस के बारे में. अच्छा, एक छोटी सी चीज बताओ, स्कोप होता क्या है? ये अगर आपके एग्जाम में किसी चीज के बारे में लिखना है कि स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, तो उसके अंदर तुम क्या क्या चीजों को लिखोगे? स्कोप का मतलब होता है कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कवर हो सकती है. ये मतलब हुआ स्कोप का. और सिग्निफिकेंस का मतलब क्या हुआ? सिग्निफिकेंस का मतलब ये हुआ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों जरूरी है. ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो बेसिकली कई बार ऊपर लिख के आते थे क्वेश्चन में कि एडवांटेज बताओ, डिसएडवांटेज बताओ, सिग्निफिकेंस बताओ, तो हम यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ. ठीक है, तो बेसिकली स्कोप का मतलब क्या होता है? स्कोप का मतलब होता है कहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर किस किस चीज की स्टडी करी जा सकती है. ठीक है, तो चलो अभी हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है, जिसमें मैंने तुम्हें बताया कि आज हम थर्ड टॉपिक अपना पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंस डेफिनेशन फर्स्ट पार्ट में, स्कोप सिग्निफिकेंस सेकंड पार्ट में. ठीक है, स्ट्रक्चर्ड वे में टॉपिक चलता है तो याद करने में आसानी हो जाती है बहुत ज्यादा, हमें पता चलता है कि ये हमारा सिलेबस है करके, है ना. तो चलो अभी हमें क्या पढ़ना है? स्कोप पढ़ना है किसका? मैक्रो इकोनॉमिक्स का. यहाँ पे क्या कहता है ये देखो, यहाँ पे कहता है ये कि स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग लीडिंग इश्यूज. सबसे पहली बात तो इसने इश्यूज क्यों बोला? क्योंकि जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हो ना, तो बेसिकली उसको बनाया ही इसलिए जा रहा है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी कैसी अभी भी सॉल्व नहीं हुई है और हमें उसको सॉल्व करना है. ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं? उस सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक या फिर हमारे जो इकोनॉमिक्स है वो तो एक बिल्कुल ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? इसके इश्यूज को पढ़ना है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर. सबसे पहला हमारा जो मुद्दा है वो क्या है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर? तो एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. व्हाट? एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स. जब भी तुम मैक्रो इकोनॉमिक को पढ़ोगे ना, इंट्रोडक्शन के बाद वाले जब आप चैप्टर्स को उठाओगे तो पहले चैप्टर ही यही है हमारे कि हम नेशनल इनकम का डिटर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं, या नेशनल इनकम को डिटरमाइन करते समय क्या क्या चीजों को हमें ध्यान में रखना होता है, किन किन चीजों को हमें निकालना होता है. ठीक है, किस बेसिस पर हम उन चीजों को फाइंड आउट कर रहे हैं. तो ये सारी की सारी चीजें हमारी कहाँ पे पढ़ी जाती है? मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर पढ़ी जाती है. तो एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ये क्या है? पहला मुद्दा है जो हमें मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर क्या करना होता है? डील करना होता है. मैक्रो इकोनॉमिक स्टार्ट विद द कांसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम. वेरी ट्रू. ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक कहाँ से स्टार्ट होती है? नेशनल इनकम के डिटर्मिनेशन से. अब नेशनल इनकम क्या होती है?
नेशनल इनकम का सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि सारे लोगों की इनकम का जोड़, है ना, ये तो नेशनल इनकम का मतलब हुआ। हालांकि डिटेल में हम इसे क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर ही समझेंगे, बट यहाँ पे क्योंकि हमें स्कोप समझना है तो हमें इतना पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम होती क्या है, ठीक है। इट डील्स विद द डेफिनेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट लाइक जीडीपी एंड एनडीपी। जीडीपी स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड एनडीपी मीन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसने क्या बोला कि सबसे पहली चीज जो हमें मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर टैकल करनी है वो यही टैकल करनी है कि नेशनल इनकम और उसके जो रिलेटेड एग्रीगेट है उसका एस्टिमेशन कैसे हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला स्कोप हो गया जो कि हमें पढ़ना होता है। अच्छा, अभी आप बोलोगे कि जीडीपी और एनडीपी क्या होता है। जीडीपी एनडीपी क्या है इसके आने वाले चैप्टर्स में समझेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे समझा तो आप क्या है इन जो टॉपिक्स है ना इसको भूल जाओगे, बहुत हौच पौच हो जाएगा आप लोगों के दिमाग में। तो अभी यहाँ पे हम नहीं समझ रहे, ठीक है। इसके जो नेक्स्ट चैप्टर है वो यही है जहां पर हमें नेशनल इनकम के बारे में उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला हमारा मैक्रो इकोनॉमिक क्या का स्कोप क्या हुआ कि हमें सबसे पहले ये डिटरमाइन करना होता है कि नेशनल इनकम को कैसे एस्टिमेट करा जाए, ठीक है। अच्छा, सेकंड की अगर हम बात करें तो ये क्या किसके बारे में बात करता है, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में। एक सोचने वाली बात यह है कि एम्प्लॉयमेंट की जो स्टडी है वो हम माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर क्यों नहीं कर रहे, मैक्रो के अंदर क्यों कर रहे। देखो, माइक्रो के अंदर स्टडी करी जाती है इंडिविजुअल्स की, है ना, एक इंडिविजुअल पर्सन हो गया, एक इंडिविजुअल फर्म हो गई, इंडिविजुअल कॉर्पोरेट कोई हो गया, उनकी स्टडी करी जाती है। अच्छा, एक छोटी सी चीज आप अपने ऊपर लेके देखो बस। मान लो कि अगर आप एम्प्लॉयड हो तो क्या पूरी दुनिया एम्प्लॉयड है, नहीं। अगर आप अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड हो तो क्या पूरी दुनिया अनएम्प्लॉयड है, नहीं। तो इसका मतलब ये होगी कि मेरे एम्प्लॉयड या मेरे अनएम्प्लॉयड होने से पूरी दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो जब मेरे एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड होने से पूरी दुनिया पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा तो मैं उसकी स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर कैसे कर सकती हूँ। इसका मतलब ये एक बड़ा मुद्दा है ना, जो कि हमें क्या है मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर ही डील करना पड़ता है। तो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को कहाँ पे स्टडी करा जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द थ्योरी रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। कैसे बोला, मैक्रो इकोनॉमिक जो है वो स्टडी करता है किस चीज को, थ्योरी रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड थ्योरी को क्या करता है, डील करता है। और अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, किनीजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, किनीजियन कौन है, ये हमारे क्या थे, इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट के अंदर एक थ्योरी दी थी। क्या थ्योरी थी उसको अलग से हम क्या करेंगे, डील करेंगे। अगेन यहाँ पर डील करेंगे तो फिर दिक्कत क्या होगी कि आपको जो टॉपिक्स हैं क्या हम पढ़ने जा रहे हैं उससे आप क्या हो जाओगे, डाइवर्ट हो जाओगे, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट as well as unemployment in the economy. Keynesian theory of employment is of the notable significance. ये हमें बताता है किसके बारे में, कॉजेस के बारे में ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति आती क्यों है इसको बताता है। और साथ ही साथ ये भी बताता है कि कैसे हम इसे क्या कर सकते हैं, कम बैक कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कैसे हम अपने एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन से एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पे आ सकते हैं। ये भी कीनेजियन थ्योरी के अंदर हमें समझाया गया है। तो सेकंड मुद्दा जो हमें मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर पढ़ना है वो क्या है, इन एम्प्लॉयमेंट सॉरी एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी। पहली क्या थी, नेशनल इनकम का डिटर्मिनेशन। अच्छा, अभी हम अपनी थर्ड पे आते हैं, थ्योरी ऑफ मनी के बारे में। थ्योरी ऑफ मनी क्या कहते हैं, ये कभी तुम्हारे दिमाग में से क्यूरियोसिटी आई है कि यार ये मनी ना आई कहाँ से बेसिकली, या कब इसको बनाया गया होगा, किसने इसको बनाया होगा, है ना, ऐसी क्यूरियोसिटी आती है, ऑब्वियस है हम लोगों के दिमाग में भी आती थी। तो बेसिकली इसके लिए भी हमें क्या करना है, पूरा प्रॉपर चैप्टर स्टडी करना है, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ मनी की भी क्या है, हमें पूरी स्टडी करनी है चैप्टर की, वहां पे इसको डिटेल में समझेंगे, बट यहाँ पे समझते कि जो थ्योरी ऑफ मनी है ना उसकी भी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक के ही अंदर होती है, ठीक है। क्योंकि मनी ऐसी तो है नहीं मैं घर पे बैठ के बना रही हूँ, ये कंपनी घर पे बैठ के बना रही है, ये भी तो गवर्नमेंट का एक टास्क है ना कि कैसे वो मनी को क्या करती है, मार्केट में सर्कुलेट करती है, कैसे मनी को रेगुलेट करती है, इस तरीके से। तो थ्योरी ऑफ मनी में कहता है क्रिएशन ऑफ मनी बाय द कमर्शियल बैंक इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। कैसे बोला, क्रिएशन ऑफ मनी, मनी का जो क्रिएशन होता है कि मनी को कैसे बेसिकली मार्केट में लाया जाए, बनाया जाए, बाय द कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक के द्वारा। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, मैक्रो इकोनॉमिक का। लिंक टू इट इज द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री इन रेगुलेटिंग द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज समझा देती हूँ, ठीक है, जिसकी ज्यादा डिटेल हमें क्या करनी है, बाद में समझनी है। थ्योरी ऑफ मनी में क्या कहते हैं कि जो क्रिएशन ऑफ मनी है ना, मतलब मार्केट में पैसा कैसे आए,
ये कमर्शियल बैंक का काम होता है। अब ये कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, बैंकिंग का बिजनेस कर रहे हैं। जैसे सपोज करो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्या है, कमर्शियल बैंक है, जो कि मार्केट में पैसे को लाने का काम करते हैं। लेकिन ये कहाँ से पैसा लेके आते हैं, तो ये पैसा लेके आते हैं किसे, आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, जो कि हमारे क्या होते हैं, पेरेंट बैंक है। ठीक है, सारे बैंकों के पेरेंट कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, बेसिकली पूरी मनी को रेगुलेट करती है, कहाँ पे, मार्केट में। अभी हम यहाँ पे मनी को बहुत ज्यादा डिटेल में समझेंगे मनी वाले चैप्टर में। बस यहाँ पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो थ्योरी ऑफ मनी है ना, उसको भी स्टडी करा जाता है कहाँ पे, मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर। अभी तक हमने कितने टॉपिक समझ लिए, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ मनी। बार बार टॉपिक को रिवाइज क्यों कर रहे हैं, ताकि बार बार तुम्हारी मेमोरी में जाएगा तो ये तुम्हें याद हो जाएंगी चीजें। ठीक है, चलो इसके बाद हम क्या बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं कि थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप्स। अब ये इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन क्या होता है, इसको भी हमें थोड़ा समझना जरूरी है। क्या यहीं पे समझना जरूरी है, इसके लिए भी अलग से कोई चैप्टर आएंगे, तो ऑब्वियस है कि इसके लिए भी अलग से क्या हमारे पास चैप्टर है। लेकिन यहाँ पे जब हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है या डिफ्लेशन क्या होता है। कहते हैं दिस इज येट अनदर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऑब्वियस है, क्योंकि इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन किसी सिंगल पर्सन की वजह से तो हो नहीं रहा। मैंने बोला कि मैंने कोई चीज महंगी खरीदी तो इन्फ्लेशन हो गया, मैंने कोई चीज सस्ती खरीदी तो डिफ्लेशन हो गया। ऐसा तो नहीं होता ना। ये भी क्या होता है कि जब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अजीब से ये एक अलग से पैटर्न में क्या करते हैं, बिहेव करते, तो हमारे इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की स्थिति आती है। तो दिस इज येट अनदर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट रिवील्स द ट्रेंड पाथ ऑफ द जनरल प्राइस लेवल लीडिंग टू इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन गैप इन द इकोनॉमी। ठीक है, ये क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि जब एक अलग सा ट्रेंड आ जाता है मार्केट में, जिसकी वजह से जो जनरल प्राइस लेवल होता है वो क्या करते हैं, या तो बढ़ने या तो घटने शुरू हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, जो इन्फ्लेशन के फॉर्म में हो सकता है, डिफ्लेशन के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इकोनॉमिक्स के अंदर समझने के लिए, कि कब इन्फ्लेशन आता है, कब डिफ्लेशन आता है। ठीक है, या कब स्टेग्नेशन की सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, कौन से कारण ऐसे हैं जो इनको पुश कर रहे हैं कि मार्केट में इन्फ्लेशन आए, कौन से ऐसे हैं जो मार्केट में मंदी को लेके आ रहे हैं। ठीक है, क्या हमारा इन्फ्लेशन अच्छा है या नहीं है, क्या हमारे डिफ्लेशन अच्छा है या नहीं है। तो ये सारी के सारे क्या है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि हमें आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे हमें ये पढ़ना है कि एक्चुअली में मैक्रो इकोनॉमिक का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा फोर्थ टॉपिक हो गया, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, जो कि इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप के बारे में स्टडी करते हैं। आगे हम बात करते हैं रोल ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में। किसके बारे में, रोल ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में। अच्छा, ये तो हमने समझ लिया कि गवर्नमेंट ऐसे करती है, गवर्नमेंट वैसे करती है। अब गवर्नमेंट का क्या रोल है, ये भी तो स्टडी हमें करना पड़ेगा ना। ठीक है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, बेसिकली गवर्नमेंट के ऑब्लिगेशंस क्या हैं, क्या क्या चीजें गवर्नमेंट को बनानी है। जैसे मैंने बोला नेशनल इनकम का एस्टिमेशन। अब नेशनल इनकम का एस्टिमेशन करने मैं या आप तो नहीं बैठेंगे। नेशनल इनकम का एस्टिमेशन करना किसका काम है, गवर्नमेंट का काम है। उनका काम क्यों है, क्योंकि उनके पास सारे वो रिसोर्सेस हैं जिससे वो नेशनल इनकम का एस्टिमेशन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात। बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसे इन शॉर्ट आप लोग बीओपी के नाम से भी जानते हो। क्या बीओपी का निर्धारण करना कि कितना हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये हमारा काम है? नहीं, हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है उतने। ठीक है, तो ये क्या है, रोल ऑफ गवर्नमेंट में आ जाते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है हाउ गवर्नमेंट बजट इंपैक्ट द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। क्या इसने बोला, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है कि कैसे जो गवर्नमेंट का बजट है ना, वो इम्पेक्ट करता है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। अब ये गवर्नमेंट बजट क्या होता है, ये गवर्नमेंट बजट हमारे कितने तरीके के हो सकते हैं, देखो। गवर्नमेंट बजट का मतलब भी क्या होता है, जहां पर गवर्नमेंट क्या करता है, अपने बेसिकली पूरे साल भर में उनको कितनी इनकम होने वाली है, ये कितने उनके एक्सपेंडिचर होने वाले हैं। ठीक है, कहते हैं उनके बीच में बेसिकली एक वो लेके आए, बेसिकली एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करे, कितना उनको सरप्लस होने वाला है, कितना उनको डेफिशिट होने वाला है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें किसके अंदर पढ़नी होती है, बजट के अंदर पढ़नी होती है। बजट कितने तरीके के हो सकते हैं, तो देखो, बजट के लिए भी आपको एक अलग से चैप्टर मिलेगा। ठीक है, बजट के लिए भी आपको क्या है, एक अलग से चैप्टर मिलेगा, जिसका नाम ही क्या है, गवर्नमेंट बजट के नाम से है, जिसमें आप बहुत सारे बजट के बारे में बात करोगे। ठीक है, और वहां पर आप ये देखोगे कि सरप्लस क्या होता है, डेफिसिट क्या होता है, कौन बजट बनाता है। ठीक है, इसके पीछे भी बहुत अच्छी सी एक स्टोरी है, जो कि हम बजट वाले चैप्टर में समझेंगे। पहली बार बजट कब आया था, ठीक है, किस डेट को बजट निकाला जाता है, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो बजट के अंदर डिस्कस करी जाती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हम क्या करेंगे, बजट के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट बजट के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या है, एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा, ये एक्सचेंज रेट क्या होता है, जब आप अपनी मनी को, अपनी मुद्रा को, जैसे मान लो कि सपोज करो
आपके पास क्या है, रुपया है, ठीक है। अभी आपको जाना है यूएसए घूमने, तो वहां पे क्या चलता है, डॉलर। अब अगर आप वहां पे जाकर उनको रुपया दोगे, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, क्योंकि वो तो उनके वहां की करेंसी नहीं है। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ता है, अगर मेरे को किसी दूसरी कंट्री में जाना है तो मेरे को उस करेंसी में, मतलब उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी में मेरे को क्या करना होता है, अपने रुपये को कन्वर्ट करवाना होता है, सो दैट कि हम वहां पे क्या करें, इजिली बेसिकली शॉपिंग कर सकें, या फिर हम अपने जो एक्सपेंडिचर है उनको मीट आउट कर सकें। तो बेसिकली एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसका भी जो स्टडी है वो कहाँ पे करा जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट एंड द वे इट इज मैनेज इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसने बोला कि एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन करना और बीओपी का बेसिकली क्या क्या चीजें उसके बाद अंदर पढ़नी है, ये भी किसके अंदर आ जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर आ जाता है। आई होप आप लोगों को 6 के 6 टॉपिक समझ में आ गए होंगे। एक बार हम फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या था। देखो, निमोनिक क्या है, थ्री ट्री। क्या है, थ्री ट्री। इजीली आपको याद हो जाएगा, जहां पर हम वन बाय वन समझते हैं कि क्या मतलब होता है। देखो, 3 बार हमने पढ़ा टी, ठीक है। थ्री ट्री का मतलब क्या हुआ, टी। इसका मतलब क्या हुआ, थ्योरी ऑफ मनी। क्या मतलब हुआ इसका, थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है। थ्योरी ऑफ मनी। इसके बाद नेक्स्ट का मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट वाले डी का मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और इसके साथ साथ ही क्या चलता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी चलता है, ठीक है। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। थ्री ट्री का मतलब क्या होगा, टी जो है वो 3 बार आएगा, बाकी सारे लेटर वन बाय वन आएंगे, ठीक है। वन वन टाइम आएंगे, सॉरी। नेक्स्ट का मतलब क्या हुआ हमारा, इसका मतलब वो थ्योरी ऑफ जनरल प्राइजेस। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइसेस, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ हमारा आर, इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, आर। आर क्या हो गया हमारा, रोल ऑफ गवर्नमेंट। रोल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, ई। ई क्या हो गया, एक्सचेंज रेट एंड बीओपी। एक्सचेंज रेट एंड बीओपी, बीओपी स्टैंड फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ई का मतलब क्या हो गया, नेक्स्ट ई का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इन्वायरमेंटल, सॉरी, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम, एनआई लिख दिया इन शॉर्ट मैंने, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ये क्या हो गया, पूरा आपका स्कोप कवर हो गया, ठीक है। निमोनिक के थ्रू आपको चीजें बहुत इजीली याद हो जाती है। अब जब आप पेपर में लिखने बैठोगे ना, तो आपको इन्हीं हेडिंग्स को क्या करना है, वहां पर लिखना है। अगर इस तरीके की हेडिंग लिख के आओगे और फिर इसके अंदर डिटेल लिखोगे, तो ना तो आपको लिखने में प्रॉब्लम होगी और मार्क्स भी आपके क्या होंगे, बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। तो थ्री ट्री हो गया। डेफिनेशन हमें याद हो गई थी। उसके बाद हमने डिफरेंसेस निमोनिक के थ्रू याद करते हैं, जहां पर हमने डिफरेंसेस में क्या बोला था, बीसी डैम के नाम से याद करा था। अभी हमने क्या पढ़ा, स्कोप के बारे में पढ़ा। स्कोप क्या है, थ्री ट्री, ये हमने पढ़ लिया। अभी हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है सिग्निफिकेंस के बारे में। क्या सिग्निफिकेंस है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के, उसको समझते हैं। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कोई चीज क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है, मतलब कोई चीज क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। क्या समझते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में हमें क्या समझना है, देखो, डिस्क्रिप्शन का मतलब ही क्या हुआ कि जो मैक्रो इकोनॉमिक है ना, पूरी इकोनॉमी को डिस्क्राइब कर देती है। यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है फिर, है ना। अगर मेरे को पूरी इकोनॉमी को ही समझने में समझने को मिल जाए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के थ्रू, तो फिर वो तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो गई ना, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर्स अ डीप डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, वेरी ट्रू, कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, डीप डिस्क्रिप्शन को बताती है। मतलब ये क्या है, पूरी ना जितनी भी तुम्हारी इकोनॉमी है उसको एक जगह पे लाके आपको समझा देते हैं कि ये एक्चुअली में इकोनॉमी है। जैसे तुम्हारे दिमाग में मैं एक चीज बताती हूँ, जब मैं बेसिकली स्टडी करती थी, तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में आता था कि यार ये पैसा कैसे बनता है, ये बैंक कैसे चलते हैं, ये हमारा जो पैसा है, ये कहते हैं कि डॉलर के मुकाबले इतना घट गया या इतना बढ़ गया है, ये सारी की सारी चीजें हो कैसी रही है। तो इन सारे सवालों के अगर मेरे को जवाब चाहिए, तो मेरे को क्या पढ़ना पड़ेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना, है ना। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी है।
स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिवील द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम एंड द वे इट कैन बी हैंडल्ड। गवर्नमेंट बजट रिवील करता है द वे इकोनॉमी इज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो इसने कुछ एग्जांपल्स दिए कि ये क्या है सिग्निफिकेंस की। अगर हम बात करें ना तो ये पहला क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी है। तो ये क्या बताता है कि ये इकोनॉमी का एक तरीके से पूरा इंडेक्सेशन है, ये है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इंडेक्स है आपका, जो कि हमें अलग अलग चीजें बताता है। जैसे अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उससे कैसे डील करा जाए। गवर्नमेंट बजट जो लेके आ रही है क्या वो सही लेके आ रही है या नहीं लेके आ रही है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो क्या हमें इकोनॉमी की ट्रू पिक्चर दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा, इसके बारे में हमें बताती है, ठीक है। हमारे यहाँ पे जिस तरीके से मनी को रेगुलेट करके इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करा जा रहा है, क्या वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, ये मैक्रो इकोनॉमिक हमें बताती है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो कि जिसकी वजह से हमारी क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक क्या हो जाती है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। सेकंड क्या है, रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेकंड क्या है, रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। रोड मैप का क्या मतलब हुआ, रोड मैप का मतलब हो गया एक रास्ता जो कि आपको बता रहा है, सही जगह पे लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। मैक्रो इकोनॉमिक ऑफर करते हैं रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक क्या बताता है, कहते हैं एक तरीके से ना रोड मैप प्रोवाइड करता है जो कि हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ लेके जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हो आप, इस तरीके से कुछ मान के चलो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स भी हमारी इकोनॉमिक्स में इसी तरीके से वर्क करती है, जैसे ये वर्क कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से बढ़ती है। Programs and policies of economic growth are drawn by assessing the needs and means of the economy. अच्छा एक चीज बताओ, अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी नहीं करेंगे तो इसका मतलब हम अपने इकोनॉमिक इश्यूज को स्टडी नहीं कर रहे। जब तक हम अपने इकोनॉमिक इश्यूज को या इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी नहीं करेंगे, क्या हमें पता चल पाएगा कि हमारी इकोनॉमी में क्या क्या इश्यूज है या क्या क्या दिक्कतें चल रही है, नहीं। और जब हमें यही नहीं पता कि दिक्कत क्या है, क्या हम अच्छी पॉलिसी बना पाएंगे, तो ऑब्वियस नॉट, ठीक है। तो इसीलिए ने बोला कि जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक है ना, वो प्रोग्राम एंड पॉलिसीज बनाती हैं, ठीक है, जिससे कि हम क्या कर सके, बेसिकली अपनी जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ की तरफ, उसके डेवलपमेंट की तरफ काम कर सके, ठीक है। तो बेसिकली किसी प्रॉब्लम को एसेस करना, फिर उसके लिए पॉलिसी तैयार करना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहला टॉपिक क्या था, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। सेकंड वन इज रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद हमें पढ़ना है बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस। ये क्या होता है, कहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस ऑफ अ कंट्री रिवील करता है परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी इन द रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब कुछ ऐसे हुआ कि ये हमें ये बताता है कि बाकी वर्ल्ड कैसे बिहेव कर रहा है और हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। हमारा अगर सपोज करो कि रेवेन्यू डेफिसिट इतना है तो और कंट्री का कितना है, क्या हमारा रेवेन्यू डेफिसिट उनसे बेहतर है या नहीं। जैसे मैं तुम्हें एक छोटी सी ना चीज समझाती हूँ। अभी कोविड के बाद जब हमारी बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ने रिपोर्ट निकाली, तो सबने ये बताया कि फलानी कंट्री की ग्रोथ इतनी है, ढिमकानी कंट्री की ग्रोथ इतनी है। तो उन्होंने जब इस तरीके से बताया ना, तो हालांकि साउथ की सारी कंट्री क्या है, लॉस में ही चल रही थी, सारी की सारी कंट्री की परफॉर्मेंस उतना अच्छा था नहीं, क्योंकि हम क्या थे, एक पैंडेमिक के बाद बाहर आए थे। तो हालांकि सारी कंट्री की कंडीशन खराब ही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि इंडिया की जो ग्रोथ है ना वो इतनी होगी। मतलब इंडिया की भी ग्रोथ कम थी लेकिन और कंट्री से बेहतर थी, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली एक स्टडी को बता रहा था। तो बीएपी स्टेटस ऑफ अ कंट्री रिवील करता है परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या होगी, जापान कैसे बिहेव कर रहे हैं, जर्मनी कैसे बिहेव कर रहा है, इटली कैसे बिहेव कर रहा है, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, इन सब चीजों को बताता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड शोज अवर कैपेसिटी टू एक्सपोर्ट एंड कंपल्शन टू इंपोर्ट, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, ये बीओपी के अंदर ही हमें समझना होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का सीधा सीधा सा मतलब ये होता है कि एक कंट्री से दूसरी जगह माल बेचा कितना जा रहा है एंड खरीदा कितना जा रहा है, उस पूरे की जो एक स्टेटमेंट होती है, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अभी तक हमने कितने टॉपिक पढ़ लिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी, रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उसके बाद हमने देखा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस। आगे बात करते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की। अच्छा टॉपिक क्या चल रहा है, टॉपिक चल रहा है सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये नहीं भूलना, ठीक है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की। कहते हैं जो स्टडी होती है ना मैक्रो इकोनॉमिक की, वो हेल्प करती है हमें किस चीज को अचीव करने में, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, ठीक है, किस चीज में, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव करने में। अब ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है यहाँ पे ना तो बहुत ज्यादा क्या है महंगाई है और ना ही बहुत ज्यादा क्या है मंदी है। मतलब ऐसा भी नहीं कि इकोनॉमी बहुत स्पीड से भाग रही है और ऐसा भी नहीं कि इकोनॉमी हमारी एकदम रुकी पड़ी है। दोनों स्थिति क्या होती है, खराबी होती है, ठीक है।
तो कौन सी स्थिति अच्छी होती है इसको आगे आने वाली क्लासेस में समझेंगे। लेकिन अभी ये बता रहे कि जो मैक्रो इकोनॉमिक है वो हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने में हेल्प करती है। क्यों हेल्प करती है? क्योंकि जो आने वाली जो समस्याएं होती है ना हम उसको पहले से स्टडी करके रखते हैं। तो हमारी जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो क्या करते हैं उस हिसाब से बिहेव करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो दिस इज अचीव थ्रू अप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी। इसको अचीव करा जाता है किसके थ्रू? मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, जो कि किसके द्वारा बनाई जाती है? जो कि हमारी आरबीआई इशू करती है मॉनेटरी पॉलिसी के। मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर अलग से एक पूरी क्लास रखेंगे, ठीक है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी के क्या क्या एलिमेंट्स है, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स है, किस तरीके से वो बढ़ रहे हैं, किस तरीके से आरबीआई उसके थ्रू रेगुलेट करती है। ये बहुत ही क्या है समझने वाला टॉपिक है। ठीक है, जो कि एक इकोनॉमिक के स्टूडेंट को तो अच्छे से ही पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसने बोला इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लाया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, जो कि इशू करते हैं सेंट्रल बैंक। और उसी के साथ साथ पैरेलली एक पॉलिसी और आती है जिसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी या बजटरी पॉलिसी, जो कि गवर्नमेंट इशू करती है। ठीक है, इन दोनों का काम ही क्या होता है? इस दोनों का काम होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लेकर आना। ठीक है, तो ये एक सिग्निफिकेंस हो गया मैक्रो इकोनॉमिक का। इसके बाद कहते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड पॉवर्टी। ये क्या चीज है? कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक ऑफर करते हैं इंसाइट इनटू द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। देखो आज की डेट में दोनों ही चीजें बहुत घातक है, चाहे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की बात कर लो चाहे पॉवर्टी की बात करो, क्योंकि दोनों चीजें ऐसी है जो आपकी ग्रोथ को क्या है ड्रॉप डाउन कर रही है, नीचे की तरफ लेके आ रही है। ठीक है ना, इट इज बाय यूजिंग मैक्रो मॉडल्स दैट दीज प्रॉब्लम आर एड्रेस्ड। तो कहता है कि क्या होता है, कहता है मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर इन्हें क्यों पढ़ा जा रहा है? क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो क्या है बहुत बड़े लेवल पे क्या है प्रेवलेंट है, और हमें इनको समझना है जिससे कि हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को कर सकें। तो इसीलिए भी इसने बोला कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड पॉवर्टी को इसके अंदर स्टडी करा जा रहा है, जिससे कि हम क्या कर रहे हैं इन इकोनॉमिक इश्यूज को पकड़ के इनको हम क्या कर सके, टैकल कर सके। तो ये क्या है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड पॉवर्टी। मैक्रो इकोनॉमिक ऑफर करते हैं इंसाइट इनटू द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, पॉवर्टी के बारे में पढ़ता है और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड पॉवर्टी। अभी तक कितने टॉपिक हो गए? 5 टॉपिक हो गए। अभी क्या है? पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अच्छा, पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करता कौन है हमारी कंट्री में? हम करते हैं या फिर गवर्नमेंट करती है? तो ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट करती है मैक्रो इकोनॉमिक की केस में। और माइक्रो में तो हम खुद ही करते हैं, है ना। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन करता है? इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल, जैसे किसने बोला एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी एंड द लाइक इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। एक छोटी सी चीज बताओ, जब हमने पार्ट 1 पढ़ा था तो मैंने तुम्हें बताया था कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। ये एग्रीगेट डिमांड से किस तरीके से अलग है। जैसे मान लो कि एक छोटी सी चीज समझते हैं, तुम्हारी फैमिली में 4 मेंबर है ना, और चारों को क्या करना है, एक एक मोबाइल फोन खरीदना है। ठीक है, मान लो इतना ही बड़ा नेशन है बस। ठीक है, चारों को एक एक मोबाइल फोन खरीदना है। एक मोबाइल की कीमत है 10,000 रुपए। अगर सिर्फ एक बंदा खरीदता है तो वो हमारी डिमांड हो गई, और अगर चारों मिलके एक एक खरीदते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, एग्रीगेट डिमांड होती है। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एग्रीगेट का मतलब ये होता है टोटल डिमांड, है ना। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन का मतलब क्या होता है? कहते हैं कि हमें ना जब हम स्टडी करते हैं किसी चीज को, जब हम स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक की बात करते हैं, तो वहां से हमें क्या पता चलता है कि क्या क्या बेसिकली समस्याएं हैं जो कि हमें अपनी कंट्री में रह के क्या करनी है, डील करनी है। तो जब हम उन समस्याओं को समझते हैं तो उनके बेसिस पर हम क्या करते हैं, पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करते हैं। हमको गवर्नमेंट मतलब, तो इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक जो वेरिएबल्स होती है ना is extremely useful in the formulation of policies for the growth and development of the country। ठीक है, जब हम पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करेंगे तभी तो हम क्या करेंगे, ग्रोथ की बात करेंगे। अच्छा, पॉलिसी से कैसे ग्रोथ होती है इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लो कि गवर्नमेंट को लगा कि यार हमारे यहाँ पे ना मतलब एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा नहीं है, तो गवर्नमेंट उस चीज को स्टडी करेगी कि क्यों हमारे यहाँ पे लेवल अच्छा नहीं है। फिर उसने देखा कि लोगों के पास पैसा नहीं है जिसकी वजह से वो पढ़ा नहीं पा रहे, या डिस्टेंस प्लेसेस पे स्कूल है जहाँ पे बच्चे जा नहीं पाते हैं। ठीक है, या मान लो कोई सेफ्टी इश्यूज है, या मान लो कि एजुकेशन का लेवल ही उतना अच्छा नहीं है। तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पर्टिकुलर एरिया में या उस पर्टिकुलर सेक्टर में क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करना शुरू कर देते हैं, जिससे वो उन प्रॉब्लम को टैकल कर सके। ठीक है, तो ये सारी की सारी कुछ चीजें हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करके बेसिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे क्या हो गए, 6 हमने टॉपिक कवर करे। कौन कौन से हमारे 6 टॉपिक थे उनको समझते हैं वन बाय वन। तो कौन कौन से थे हमारे? अभी हम क्या लर्न कर रहे हैं, अभी हम याद कर रहे हैं सिग्निफिकेंस। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, स्कोप पढ़ा था। स्कोप की मैंने कमांड क्या सॉरी निमोनिक क्या बताई थी, 3 ट्री, और इसकी क्या है, डीआरबीपी। ठीक है, बहुत इजी इजी से वर्ड है। ठीक है, जो अपने डेली लाइफ में आप सुनते हो। तो डीआरबीपी का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम बात करते हैं डी का मतलब क्या हुआ। डी का मतलब हुआ डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी, डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी।
ठीक है। इसके बाद ई का क्या मतलब हो गया? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा? इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड पॉवर्टी, है ना? पोल्यूशन एंड पॉवर्टी। इसके बाद हमारे आर का मतलब क्या हुआ? रोड मैप ऑफ, रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके बाद हमारे बी का मतलब क्या हुआ? बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट। एंड पी का मतलब क्या हुआ? पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है, इसी तरीके से निमोनिक से इन्हें याद करना है। ठीक है, कभी कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा चैप्टर को ये रिवाइज करने में। ठीक है, एंड 2 वीडियोस, इसका मतलब ये हो गया कि 1.5 घंटे। ठीक है, 1.5 घंटे में आप इजीली अपने पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। आई होप चैप्टर समझ में आया होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या मैक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है, और एक्चुअली में मैक्रो इकोनॉमिक क्या है। ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए। आई होप चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। इन एनी केस किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो प्लीज आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।